नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों हाजिर हैं लेकर आपकी महफिल यानी आपका पसंदीदा कार्यक्रम। अब आपको इंतज़ार रहता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस काफ़िले को लेकर चले, इस सिलसिले को लेकर चले और भारत के कोने कोने से खूबसूरत प्यारे प्यारे शायर जो खूबसूरत कलाम कहते हैं उनको लेकर आए। और आप जानते हैं वो महफिल की शान होते हैं, आपके दिल को जीत लेते हैं अपनी सादगी भरे शब्दों से, अपनी अदाओं से। और शायरी, गज़ल, गीत ये नर्म नाजुक मिजाज दिल वाले लोग तो लिखते ही हैं जिनका मिजाज नर्म है, नाजुक है। नाजुकी के साथ ही तो शायरी होती है। बड़ी बिल्कुल कहते हैं कि पायल की रुंझुन की तरह ऐसे उतरती है कागज़ पर। और ये तो नाजुक मिजाज है ही जो शायरी करते हैं, लेकिन हम तो ये भी दावा करते हैं जो सामने बैठे हैं वो और भी नाजुकी से इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि नाजुक दिल वाले ही नाजुक दिल वालों को झेल सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। और आप ये भी जानते हैं कि गज़ल, शायरी, कविता ये जो हमारी विधाएं हैं साहित्य की, साहित्य सृजन मनोरंजन के लिए तो होता ही है, लेकिन ज्ञानवर्धक भी होता है, समाज की चिंता है, रिश्तों की चिंता है और कहीं कहीं खुद की चिंता भी होती है। दुनिया को समझते हैं, कई बार खुद को भी नहीं समझ पाते, कई बार अपनों के साथ ज़िंदगी बिता लेते हैं पर अपनों को नहीं समझ पाते। यानी ना जाने कितनी पेचीदगियाँ, कितनी पहेलियाँ, कितने मसले, कितने मुश्किलों का भी हल होता है शायरी के माध्यम से, क्योंकि जज्बात दिल के होते हैं। और दिल की बात करने वाली हस्तियाँ हमारे साथ हैं दोस्तों। और अब आप उनका चेहरा देखेंगे, मुँह दिखाई हम करवाएंगे और चेहरा देखते ही, नाम सुनते ही फिर वो आपके हो जाएंगे, हम उनको आपके हवाले कर देंगे। और मैं तो परिचय दूंगी लेकिन उनकी रचनाओं से मुकम्मल परिचय होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो चलिए बगैर देर किए शुरुआत कर लेते हैं, अपनी परंपरा है, आगाज़ करते हैं परिचय से। तो परिचय की इस कड़ी में चलिए रुख करते हैं। सबसे पहले मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, आप देख रहे हैं एकदम मॉडल भी लगते हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट हैं और शायर और कहानीकार, कलमकार तो कमाल के हैं। एक एक शब्द सीधा दिल पे असर करता है। जी हाँ, बात करी हूँ डॉक्टर विमल कालिया साहब। विमल साहब के बाद थोड़ा इधर रुख करते हैं, देख रहे हैं एक प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा। जी हाँ, बहुत आदरणीय है हमारी दर्शना सुभाष पाहवा जी। आप प्राचार्य रही हैं, साथ ही अध्यापिका भी रही हैं, बाद में प्रिंसिपल बनी, लेकिन संगीतज्ञ हैं, सरस्वती पुत्री हैं और पूरी साधना की है संगीत में भी और साहित्य में पूरी साधना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ साहित्य सृजन कर रही हैं सुभाष जी। यानी उनके पति का नाम हमेशा अपने नाम के साथ जोड़ती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात लगती है हमें कि उनको साथ रखती हैं दिल में भी और नाम के साथ भी। दोस्तों ये भारतीय स्त्रियां हैं और क्या कहें, बस सब तो परिचय करवाते हैं एक और शायर का। जी हाँ, देखो कैसे टुकर टुकर घूर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। जी हाँ, मजाक करने की तो मुझे आदत है, आपको पता है। मैं बात कर रही हूँ विंदर माझी साहब की, मेडिकल इंडस्ट्री में है और अमृतसर की सरजमी से शायर है। और युवा शायर कहूँ कि प्रौढ़ शायर कहूँ, मतलब ऐसी शायरी करते हैं कि बड़ी नाजुक के साथ युवा धड़कते दिलों की बात करते हैं। युवा जो आज के बच्चे हैं उनको उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है और जो पहले युवा थे आज युवा नहीं है, उनके दिल की भी बात वो कर लेते हैं दोस्तों। और चलिए एक और मेहमान हमारे, अभी उनका भी आपको चेहरा दिखाते हैं, मुँह दिखाई करवाते हैं। जी हाँ, आ रहे हैं राजेश बेनीवाल जी की ओर। राजेश जी जीएसटी डिपार्टमेंट में जो हैं एडिशनल कमिश्नर रहे हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट आप समझ रहे हैं, पूरा जीएसटी जो लगाते हैं, और इसमें डिप्यूटी कमिश्नर रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं और साहित्य सृजन भी कमाल का कर रहे हैं, गज़ल, नज़्म, कविता सब लिखते हैं। और अब आप परिचय तो उनका हो ही जाएगा अभी जब वो रचना पाठ करेंगे। तो दोस्तों राजेश जी, दर्शना जी, विमल जी और विंदर जी सभी बैठे हैं और इतने तीर हैं इनके तरकश में, कुछ तीर घायल करेंगे, कुछ तीर एहसास दिलाएंगे, प्यार का लेप भी लगाएंगे, कुछ तीर लगाने से, इंजेक्शन लगाने से पेशेंट ठीक होता है, तो कुछ तीर जो हैं वो दिल का ज़ख्म गहरा नहीं करेंगे, भरेंगे। कुछ ऐसी शायरी भी होती है। और बगैर देर किए शम्मा रोशन हो चुकी है परिचय से और चलिए अंजाम तो बहुत कमाल का होगा, लेकिन अंजाम शुरुआत हम कहते हैं ना कि इसका आगाज़ हम कर रहे हैं और अंजाम तक जाते जाते
आपके दिल में देर तक रहेगा ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, मुकम्मल परिचय तो हो गया है और फिर से एक बार आते हैं विमल जी की और विमल जी के लिए क्या कहूँ, हर फन वाला हस्ती हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जाने माने, और डॉक्टर को देखिए दर्द हो तो जान निकाल देते हैं, कुछ खूबसूरती हो तो इम्प्लांट कर देते हैं, स्माइल डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, यानी इंसान को खाने पीने की जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं वो सारी दांतों से होकर ही गुजरती हैं। तो देखिए कितना बड़ा काम है, और खुद के भी दांत इतने इतने कमाल के डॉक्टर विमल कालिया कहानीकार बहुत अच्छे हैं, गज़लकार, कविताएं, हर जो भी विधा पे कलम चलाते हैं दोस्तों। अब शायरी से ही आपको पता चल जाएगा, ऐसा लगता है जैसे चित्र प्रस्तुत हो गया है शब्दों से। और उनकी 7 किताबें भी प्रकाशित हैं और कहानी की हैं, जिसमें कि 7 किताबों में 5 कहानी की हैं और 2 काव्य संग्रह है। और परिचय तो जी चाहता है कि ना जाने कितना दे दूं, जितना उनको जानती हूँ कम शब्दों में बयां करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बस उनकी प्यारी सी स्माइल के साथ उनको दावत सुखन देते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं और उनको एक शेर के साथ, उनको मोहब्बत के साथ, उनके अंदाज में जो उनकी शायरी में जो पीड़ा निकलती है, ठीक वैसा ही एक शेर उनके लिए अर्ज है कि विमल साहब, बिछड़े हुए तो एक ज़माना हुआ, उनसे बिछड़े हुए तो एक ज़माना हुआ, मगर वो शख्स मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ, मगर वो शख्स मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। और जो उनके दिल से एक बार निकल जाए वो ओझल होता ही नहीं है। जी स्वागत है। दिल के बगल से, मैं दिल के बगल से बात कर रही हूँ दिल से निकलने की नहीं, ना दिल के बगल से जो गुजर जाए। जी कविता सुना रहा हूँ, शीर्षक है मकान। पता मुझे अब चला कि बहुत खासो आम रहता है, इस मकान में बहुत सा सामान रहता है। पता मुझे अब चला कि बहुत खासो आम रहता है, इस मकान में बहुत सा सामान रहता है, जोड़ा है सालों से, जोड़ा है सालों से, पाला है सदियों से, जरूरत नहीं थी फिर भी पुरानी याद सा संभाला है। अब पता चला कि क्यों घर घर नहीं बनता। क्या बात है। अब पता चला कि क्यों घर नहीं बनता, ये मकान ही रहता है, यहाँ कितना सारा सामान रहता है। वाह, शुक्रिया जी। कि दरवाजा खोलते ही सामान से सामना होता है, दरवाजा खोलते ही सामान से सामना होता है, बैठक में बैठे कैसे वहाँ सजावट का सामान होता है। सोफे से आगे दीवान, दीवान से आगे पीड़ा है, यही तो इसकी पीड़ा है कि लोग कम हैं इसमें पर ढेर सा सामान रहता है। पता मुझे अब चला कि बहुत खास व आम रहता है, इस मकान में बहुत सा सामान रहता है। रसोई में बर्तन, बर्तन का बर्तन से नर्तन, कढ़ाई, प्याले, टीन, चम्मच, छुरी और प्रेशर कुकर 3, डिब्बे, बोतलें और मर्तबानों में जगह के लिए घमासान रहता है। इस घर को घर कैसे कहे कोई, इसमें बहुत सा सामान रहता है। बित्ता भर के कमरे में, बित्ता भर के कमरे में कुछ एक अलमारी सी है, कपड़े भर भर के रखे हैं, जगह की मानो मारा मारी सी है। जुराबें कहीं ऐंठी हैं, बनियान कहीं बैठी है, जूते निचले खाने में तरसता है, तौलिया बाहर को सरकता है। तुम जिसे नीड कहते हो, तुम जिसे नीड कहते हो, शुक्रिया मैम, कि तुम जिसे नीड कहते हो हम उसे भीड़ कहते हैं। एक मकान में 4 मकान जितना तो सामान रहता है, बहुत खासो आम रहता है, इस मकान में बहुत सारा सामान रहता है। क्या बात है विमल जी। दोस्तों शुक्रिया जी। मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस तरह से शब्दों से चित्रकारी करते हैं, एक तस्वीर उभर जाती है और वो सामान दिखने लगता है, वो घर, वो दर और दरवाज़ा दिखने लगता है कि घर में कितना सामान है। विडम्बना ये है कि कहीं पे घर में सदस्य बहुत है, सामान बिल्कुल नहीं है, कहीं पे सामान इतना है, सदस्य कम है। ये आज के समय की विडम्बना है। और सामान के बिना भी जीवन अधूरा है। कई बार ज़्यादा सामान हो जाए वो भी एक समस्या हो जाती है कि कैसे संभले, कैसे संभाले। सारी पेचीदगियाँ हैं दोस्तों। बहुत खूबसूरत कविता के साथ छोटा सा ब्रेक का समय है, बस जल्द आते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और
आगाज़ बड़ी कमाल की कविता के साथ हुआ है, घर के सामान के साथ। विमल कालिया साहब ने जिस अंदाज में कविता सुनाई है तो आगाज़ इतना कमाल का है। तो इस काफ़िले को आगे लेके चलते हैं और आते हैं हमारी प्यारी सी दर्शना सुभाष पावा जी की ओर। और एक भारतीय स्त्री की जो है सोच देखिए, कहती हैं, मैंने कहा जी आप सुभाष क्यों लगाते हैं, दर्शना पावा लगा लीजिए। कहती नहीं, मैं अपने पति का नाम साथ लगाती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हूँ जो कुछ हूँ। तो अपनी नज़र, अपना नज़रिया, अपना अंदाज़, लेकिन ठीक है सम्मान देते हैं अपने पति को, लेकिन अपने आप में भी कोई कम नहीं है, कमाल की हस्ती हैं। और आप प्राचार्य रही हैं, हांसी हिसार हरियाणा के से हैं और हांसी और हिसार साथ साथ हैं, तो आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं और संगीत में बहुत अच्छा कहती हैं क्योंकि साहित्य के साथ साथ संगीत की भी पूरी समझ रखती हैं आप। और बहुत, मैं क्या कहूँ, मैं तो मुरीद हूँ उनके अंदाज़ की, क्योंकि क्लासिक संगीत जिसने सीख लिया आप ये समझ लीजिए कि वो कुछ भी गा सकते हैं, मेरा मानना ये है। और उनके लिए एक शेर अर्ज़ करती हूँ, उनके हौसलों की बात करती हूँ कि कहते हैं कि चिराग में रोशनी माना कम है, चिराग में रोशनी माना कम है, मगर मेरे हौसलों में भी दम है। हवा से है दोस्ताना मेरा भी, एक उड़ान के वास्ते एक आसमां कम है। यानी उनकी जो उड़ान है वो इतनी है कि वो बहुत कुछ अभी करना बाकी है और जितना किया है वो भी कमाल का किया है। और मैं उनको बड़े प्यार से सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना पाठ के लिए। जी दर्शना जी, स्वागत है जी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से कहा, अच्छा जी, बाहर तो निकल, क्यों होती है विकल, हाथ छुड़ाकर अंदर भाग जाती मेरे अंदर की औरत। हाथ छुड़ाकर अंदर भाग जाती मेरे अंदर की औरत, क्या शर्मीली औरत है, वाह। घर का कोई काम बिगड़ा हो तब पर उसका जिम्मा अपने सिर लेती, अपने आप को कोसती, लंबी सांस लेकर अपने आप से संवाद करती मेरे अंदर की औरत। क्या बात है, क्या बात है। आ देख, तेरा भी महत्व है, अस्तित्व है, सुघर व्यक्तित्व है, नहीं नहीं इन सब को हीन बताती मेरे अंदर की औरत। मायके का लाड का नाम भूल गई, मायके का लाड का नाम भूल गई, ससुराल का नाम बताती बताती फूल गई, अपनी पहचान खोकर भी खुश हो जाती मेरे अंदर की औरत। पिंजरा खुला है, पंछी नहीं उड़ता, सदियों से इसको पंख विहीन करती और फिर अपने पति की मर्जी बताती मेरे अंदर की औरत। डरी डरी सहमी सहमी सोच बन गई है वहमी, हमेशा अकेली चाहे कितनी हो गहमा गहमी, अनिष्ट के डर से होठों में कुछ बुदबुदाती मेरे अंदर की औरत। मैं अच्छी लग रही हूँ सोच के चहकती, अरे ये क्या पहन लिया, सुनते ही फिर अंदर सिमट जाती, फिर कपड़े बदल के आती मेरे अंदर की औरत। किसी ने अंक में नहीं भरना, किसी ने अंक में नहीं भरना, छुप छुप कर रोती, मुंह पर चुन्नी रख के क्रंदन को रोकती, सिर रखने के लिए कंधा ढूंढती मेरे अंदर की औरत। कभी मौन को मुखर करने का भी प्रयास करती। बात ये है, बुरा मत मानना, मेरे कहने का ये मतलब है, समझो बस सोचती और बड़बड़ाती मेरे अंदर की औरत। उठ, लंबी सांस खींच, अपनी मुट्ठियां भींच, अपने सपनों को सींच, पनीली आंखें डबडबाती, ना में सिर हिलाती, अपनी रुलाई छिपाती मेरे अंदर की औरत, मेरे अंदर की औरत। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब दर्शना जी। आपके अंदर की औरत आपने अंदर संभाल के रखी है, पर आज के समय में जो अंदर की औरत है पूरी तरह से बाहर आ चुकी है और अब जो है ये सारी परिस्थितियां पुरुषों के साथ हो रही हैं।
वो जो है अब भीतर ही भीतर रोते हैं, वही कहीं कहीं ऐसा कहीं, है, ये हाँ। सारी घटनाएं आंखों के आगे घटी। जी 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 जी। समय देखिए, हर घर घर की कहानी, अलग अलग स्थितियाँ परिस्थितियाँ, लेकिन अब अंदर की जो औरत मैं है, ऐसी औरतों से मिली हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनेंगे ज़रूर आपकी और बातें भी, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि ये अभिव्यक्ति भी कोई सरल नहीं है, सहज नहीं है। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से अभिव्यक्ति ज़रूर दी है, पर ये कठिन काम है अंदर की औरत को अंदर ही दबा के रखना, छुपा के रखना, अंदर ही अंदर सिस के सहे और अपने आंसू खुद पहुँचे। अब ऐसी औरतें बची कहाँ हैं, और बचनी भी नहीं चाहिए। हम तो यही कहते हैं, समानता का अधिकार हो और किसी को भी आंसू ना आए, ना महिला हो ना पुरुष हो, संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे दोस्तों। और संतुलन बन भी रहा है धीरे धीरे, और नहीं बना है थोड़ा बहुत तो बिंदर माझी साहब बना देंगे अपनी गज़ल से। युवा शायर हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, और अमृत सर की सरजमी का शायर है। युवा धड़कते दिलों की बात करते हैं, शायरी करते हैं, और जो युवा शायर हैं वो तो मुरीद हैं इनके, और हम भी जो खुद को युवा नहीं मानते वो भी मुरीद होने वाले हैं दोस्तों। शेर अर्ज करती हूँ उनके लिए कि तकदीर से यही शिकायत रहेगी हमेशा, तकदीर से यही शिकायत रहेगी हमेशा, कि जिसे उम्र भर चाहा उसी को उम्र भर तरसे, उसी को उम्र भर तरसे, तकदीर से यही शिकायत रहेगी हमेशा। दोस्तों आइए सुनते हैं बिंदर माझी साहब को। जी शुक्रिया मैम। गज़ल का मतलब हासिल है कि जब तलक मंजिल का रास्ता दूर है, जब तलक मंजिल का रास्ता दूर है, तब तलक तो हर कोई मजबूर है। क्या बात है। जब तलक मंजिल का रास्ता दूर है, तब तलक तो हर कोई मजबूर है। ख्वाब में तो पास होता है मेरे, ख्वाब में तो पास होता है मेरे, चांद वैसे शस से कितना दूर है। क्या बात है। ख्वाब में तो पास होता है मेरे, चांद वैसे सच्चे कितना दूर है। शेर के पंजे में फंसेगा एक दिन, शेर के पंजे में फंसेगा एक दिन, कर रहा जो सच को चकनाचूर है। क्या बात है। कर रहा जो सच को चकनाचूर है। थाम के खुद गैर का दामन कहे, थाम कर खुद गैर का दामन कहे, वक्त के हाथों बड़ा मजबूर है। क्या बात। थाम कर गैर का दामन कहे, वक्त के हाथों बड़ा मजबूर है। जो वफा करता है माजी इश्क में, जो वफा करता है माजी इश्क में, उसके चेहरे पर हमेशा नूर है। क्या बात है। हकीकत हकीकत है बिल्कुल। अब देखिए ना, नूर तो इधर देखिए विमल गालिया साहब के चेहरे पर है, राजेश जी के चेहरे पर है, और नूर ही नूर है। वफा करने वालों को के चेहरे ही अलग होते हैं दोस्तों, और ऐसे ही थोड़ी बहुत वफा मैं भी निभा लेती हूँ। अब चलिए वफादारी कुछ और निभाते हैं, आते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी हाँ, बात कर रही हूँ राजेश बेनीवाल साहब की। और बेनीवाल साहब सुखन के नाम से भी कहते हैं, उनका तखल्लुस सुखन है, और पंचकुला से आप हैं, हरियाणा से भी ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों अगर कारोबार की बात करूँ कि काम धंधा क्या करते हैं, तो आप जीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसमें डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और अभी इन दिनों साहित्य में पूरी शिद्दत से सक्रिय हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। और मैं उनके एक शेर के साथ दावत सुखन दूंगी, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, बस जल्द आते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं, और ब्रेक से पहले हमने बताया था कि राजेश बेनीवाल साहब सुखन के नाम से कहते हैं, और जीएसटी डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, और अब जो कमिश्नर हैं साहित्य में, यानी दिल की बातें, दुनियादारी की बातें, ना जाने कितने मसले हल होते हैं उनकी रचनाओं से, और गीत, गज़ल, कविता, नज़्म सभी विधाओं में कहते हैं। और हम तो उनके लिए कहते हैं कि राजेश रेड्डी साहब का शेर याद आता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि समाज की परवाह भी है, जिसमें चिंतन भी है, और खुद के भी भविष्य की बात भी कहीं न कहीं एक अपनी खुद की चिंता भी छिपी है। कहते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
बड़ा होने से डरता है। दुनिया इतने रंग बदल चुकी है, इतने तेवर, वक्त से पहले वो चीज़ें बच्चे देख लेते हैं। अभी विमल साहब भी कह रहे थे कि समय इतना बदल गया है कि समाज अंदर से खोखला होता जा रहा है। 10 साल के बच्चे वो हमारे जो सोशल मीडिया से वो देखते हैं जो उनके मतलब की चीज़ नहीं है, और वक्त से पहले बच्चा सयाना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अभी चिंता हमारे जो है राजेश साहब भी लिए बैठे हैं अपनी रचना में। स्वागत है, बड़े प्यार से सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ जी, स्वागत है। एक सादा सी गजल है जी। न छायादार पेड़ों की उम्मीदें पालिए, न छायादार पेड़ों की उम्मीदें पालिए, जरा सा धूप में चलने की आदत डालिए। ये जीवन है, ये जीवन है, यहाँ है जंग हर दिन एक नई, सुकून मत ढूंढिए लड़ने की फितरत पालिए। क्या बात है, क्या बात शुक्रिया है, शुक्रिया। बहुत खूब। बड़ी मुश्किल से आया है कयामत का ये दिन, बड़ी मुश्किल से आया है कयामत का ये दिन, न मेरी बात को अब फिर से कल पे टालिए। क्या बात है, शुक्रिया मैडम। न कामत पर करो खुद की तुम इतना भी गुरूर, न कामत पर करो खुद की तुम इतना भी गुरूर, जमीन आसमां कितने ही अब तक खा लिए, रहा है कौन कायम इस दहर में तो सदा, रहा है कौन कायम इस दहर में तो सदा, न जाने हमसे पहले लोग कितने जालिए, है जब तक जिंदगी चलते ही जाना है सुखन, है जब तक जिंदगी चलते ही जाना है सुखन, न रुक जाने की इन कदमों को आदत डालिए। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखिए दोस्तों, हर शेर में एक जीवन जीने का सलीका, तरीका कितने अच्छे से बताया है। हौसले की बात की है, और कहते हैं कि सुविधाओं की बात की है। कितने भी दरख्त के नीचे मत रहो कि धूप को भी ना झेल सको। ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव रचना के माध्यम से जो है आज इंसान को समझाने का एक पूरा मुकम्मल हौसला इख्तियार किया है राजेश साहब ने। दोस्तों, गज़ल का यही कमाल होता है कि 5 शेरों में आप ये समझ ले कि 5 उपन्यास का मैटर है। बहुत कमाल की बात है। और 5 उपन्यास का मैटर है 5 शेरों में, और हमारे लिए बेटर है कि हम फिर से आए विमल कालिया साहब की ओर, और उनका खिलखिलाता चेहरा मुझे तो ये होता है कि डॉक्टर अपने दांतों का भी कितना ख्याल रखते हैं। ये स्माइल और ये अंदाज। फिर से एक कविता की उम्मीद है, जैसे पहले वाली का असर अब तक उस असर में है हम, और अब देखिए और किस असर में डालते हैं आप हमें। जी मैम, शुक्रिया। शीर्षक है बरामदा। बरामदा। घर कल भी थे, हाँ। घर कल भी थे, घर आज भी हैं, जाने बस बरामदा खो गया है। घर कल भी थे, घर आज भी हैं, जाने बस बरामदा खो गया है। बारिश अब केवल खिड़कियों की मोहताज हो चली है। बारिश अब केवल खिड़कियों की मोहताज हो चली है। बरामदा था तो पायल पहन नाचा करती थी। क्या बात है, क्या बात है। गेहूं को धोकर सुखाकर माँ चक्की पर पीसने भेजती थी। क्या बात है। गेहूं को धोकर सुखाकर माँ चक्की पर पीसने भेजती थी। बरामदा अब नहीं है तो थैलियों में ठुसा आटा चला आता है। वाह 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 वाह, हकीकत। बरामदा अब नहीं है तो थैलियों में, शुक्रिया जी, थैलियों में ठुसा आटा चला आता है। जब गर्मियों में बिजली चली जाती थी, जब गर्मियों में बिजली चली जाती थी तो खाट बरामदे में खींच लाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब नदारत बरामदा तो खाट भी गुम हो गई है। वाह। अब नदारत बरामदा तो खाट भी गुम हो गई है। बरामदा था तो सुबह की चाय थी। बरामदा था तो सुबह की चाय थी। बरामदा था तो शाम की बातचीत थी। दोपहरिया की धूप छांव का खेल था। मैं और तुम नहीं, हम सब थे। सूखी पत्तियों के खेलने का मैदान था बरामदा। क्या बात। घर में हवा का रुख तय करता था बरामदा। वाह, बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। घर में हवा का रुख तय करता था बरामदा। मेहमानों का खुशामदीद था बरामदा। वाह वाह वाह। बुजुर्गों की रुखसती था बरामदा। ईद था, दिवाली था, होली था बरामदा। सेहरा था, घुड़चड़ी था, डोली था बरामदा। क्या बात है। घर के झगड़े की सुलह था बरामदा।
शाम को लौटा था जो सुबह का भूला था। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया जी। कि कल धूप ने पूछा था, कल धूप ने पूछा था रास्ता मेरे घर का, मैंने बताया तो कह उठी वो बिना बरामदे वाला घर, वहां तो मैंने कब का जाना छोड़ दिया। चलो चलो घर का एक कमरा कम कर दें, चलो घर का एक कमरा कम कर दें और जिंदा कर दें एक बरामदा, और कह दें सबसे खो गया था जो बीते कल बरामद हो गया है हमें वो बरामदा, बरामद हो गया है हमें वो बरामदा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, गांव से निकलकर शहरों में आबो दाना ढूंढते ढूंढते आशियाना बनाना पड़ता है, और महंगे सारी व्यवस्थाएं हैं, फ्लैट्स हैं, तो हमें फ्लैट में रहना होता है, बंद दरो दरवाजे, और कोई बरामदा नहीं होता। ये कमी उनको सबसे ज़्यादा खलती है जो गांव से छोड़कर शहर में आके बिल्डिंगों में टंग गए हैं, बीच में झूल रहे हैं, ना बरामदा है ना आंगन है। बहुत कमाल की बात, और कितना चित्र प्रस्तुत कर दिया है कि वहाँ माँ जो है उसको गेहूं को साफ करती थी, चक्की पे गेहूं भेजती थी, अब तो बंद पैकेट में लिफाफे में आता है आटा भी। कितने सारे बिंब प्रतिबिंब, मैं तो कहती हूँ कि तस्वीर आ गई है बिल्कुल आंखों के आगे, और जी चाहता है कि इन फ्लैट से निकल के गांव के किसी बरामदे में जाके बैठ जाए मजबूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कविता का कमाल है। देखिए, आपको सब कुछ याद आ रहा होगा अपने भारत के गांव, जहाँ जहाँ से भी आप छोड़ कर गए हैं, वो आंगन, वो किलकारियाँ, वो भाइयों के साथ बैठना, वो परिवार, वो दादा दादी, तमाम चीज़ तस्वीर बनकर उभर गई होगी। मैं खुद भावुक हो रही हूँ इतनी खूबसूरत रचना सुनकर। और चलिए मैं सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ, काफिला लेके चलती हूँ दर्शना जी की ओर, और गुजारिश करती हूँ उनसे एक मुकम्मल गज़ल की कविता जो भी आप सुनाना चाहें। जी आप सुनाइए, आप ध्यान इस पे आ जाइए, बस हमारा आप पे ध्यान है। सफर हुआ आसान, तुम साथ हो, नहीं दुख सुख का भान, तुम साथ हो, सफर हुआ आसान, तुम साथ हो, रुके रुके आंसुओं ने सारी बात कह दी। वाह, रुके 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 आंसुओं ने सारी बात कह दी, पढ़ ली आँखों की ज़ुबान, तुम साथ हो, सफर हुआ आसान, तुम साथ हो, ऊंचे नीचे रास्तों में हाथ थामे रखना। क्या बात है। ऊंचे नीचे रास्तों में हाथ थामे रखना, जैसे मैं हूँ कीमती सामान, तुम साथ हो, सफर हुआ आसान, तुम साथ हो, नहीं दुख सुख का भान, तुम साथ हो, सफर हुआ आसान, तुम साथ हो, साथ हो, साथ हो। बहुत अच्छे, बिल्कुल। हमने तो पहले कहा था दोस्तों, संगीतज्ञ हैं, संगीत की समझ है, सुर पे पूरे अपना नियंत्रण है, और वो वही बात है कि भाई ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है,
साथ में अगर हम सफ़र है तो जिसका हम सफ़र साथ हो तो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है, और जिनके हम सफ़र साथ नहीं है तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, कोई भी सफ़र बना लीजिए हम सफ़र धन्यवाद। हम सफ़र वो पल अच्छे से बीत जाए, खुशनुमा हो जाए, रंगीन हो जाए और उसमें जो है जीने की तमन्ना आ जाए, वही जो है सफ़र खूबसूरत है। हाँ दोस्तों, क्या करें, इतना आनंद आ रहा है और हंसी भी आ रही है इस बात की कि देखो हमारे विंदर मांझी साहब, अब उनको हमने परेशान करना है फिर से, और उनको फिर से दावत सुखन देती हूँ जी। एक आसार है कि फिर मैं नज़म कहता हूँ, लेकिन चलिए आपको हम थोड़ा सा राहत देते हैं दोस्तों, समय छोटे सा ब्रेक का है, और चलिए उसके बाद जो है बिंदर साहब से मिलते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है, और अब हम बड़े प्यार मोहब्बत से आवाज़ लगा रहे हैं बिंदर मांझी साहब को। संजीदा सा चेहरा है और नज़ाकत से शायरी करते हैं, दोनों का तालमेल कमाल का है, और उनको फिर से बुलाते हैं एक बार फिर से रचना पाठ के लिए जी। शुक्रिया शुक्रिया जी। एक अशार फिर मैं एक नज़म कहता हूँ जी कि तुम मेरे हो कह दिया कहने वालों को, खुदा करे कि नज़र लगे ना नज़र में रहने वालों को। क्या बात है, आप अपने थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। तुम मेरे हो हाँ। तुम मेरे हो कह दिया कहने वालों को, खुदा करे कि नज़र लगे ना नज़र में रहने वालों को, अभी तक भी समझ ना पाया रब्बा तेरी दुनिया को, दुख यहाँ दुगने मिलते हैं दुखड़े सहने वालों को। दुख दुगने मिलते हैं दुखड़े। नज़म जी का शेर देखना कि इश्क वाले सबकी खैर मांगते हैं, इश्क वाले सबकी खैर मांगते हैं, ना मिले महबूब तो जहर मांगते हैं। क्या बात है। इश्क वाले सबकी खैर मांगते हैं, ना मिले महबूब तो जहर मांगते हैं, शहर वालों को गांव बड़ा लुभाता है, शहर वालों को गांव बड़ा लुभाता है, ये गांव वाले जाने को शहर मांगते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह शुक्रिया। कि शहर वालों को गांव बड़ा लुभाता है, ये गांव वाले जाने क्यों शहर मांगते हैं, आती है जब भी बर्बाद करती है, आती है जब भी बर्बाद करती है, फिर भी किनारे लहर मांगते हैं। आती है जब भी बर्बाद करती है, फिर भी किनारे लहर मांगते हैं। और जिन्होंने परिंदों के घोंसले तक उजाड़े, जिन्होंने परिंदों के घोंसले तक उजाड़े, क्यों हम उसके दिल में ठहर मांगते हैं। क्या बात है, क्यों हम उसके दिल में ठहर मांगते हैं। जिन्होंने परिंदों के घोंसले तक उजाड़े, क्यों हम उसके दिल में ठहर मांगते हैं। उन्हें क्या मतलब कि कुछ सवर जाए, उन्हें क्या मतलब कि कुछ सवर जाए, बर्बादियां मुल्क की जो हर पहर मांगते हैं। क्या बात है। और बुरी आदत हर घड़ी छाव में बैठना, बुरी आदत हर घड़ी छाव में बैठना, तभी हम खुदा से दोपहर मांगते। क्या बात है, तभी हम खुदा से दोपहर मांगते हैं। उम्मीद खुशहाली की रखना फजूल इन पर, कि उम्मीद खुशहाली की रखना फजूल इन पर, बर्बादियों के सौदागर बस कहर मांगते हैं। क्या बात है। और ढंग से आता नहीं है एक शेर भी कहना। क्या बात है। ढंग से आता नहीं है एक शेर भी कहना, उस्ताद माजी से गजलों में बहर मांगते हैं। क्या बात, माजी से गजलों में बहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे माजी जी, बहुत अच्छे। और हिंदी में भी थोड़ा सा पंजाब का असर है, और पंजाब में थोड़ा हिंदी का असर है, और ये असर ही जो है पूरी तरह में भारतीय होने का पुख्ता प्रमाण है कि हमारी आंचलिकता कोई भी हो, लेकिन हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा अपना दखल ज़रूर देगी। बहुत कमाल की बात है। और अब आते हैं हमारे मेडीवाल साहब बैठे हैं, वो समझ गए हैं, हम उनको बुलाने वाले हैं, उनका मुस्कुराता चेहरा बिल्कुल। और दोस्तों मैं फिर से उनको दावत सुखन देती हूँ। जी स्वागत है सुखन साहब। शुक्रिया शुक्रिया मैडम, शुक्रिया सखी जी। अच्छा जी। एक नॉस्टैल्जिक सी गज़ल है। जी जी। अगर आपको नॉस्टैल्जिया महसूस हो तो मैं समझूंगा कि गज़ल हुई है। चलिए शुरुआत कीजिए जी। खुश आमदीद। हम जिन्हें दोस्त कहा करते थे, हम जिन्हें दोस्त कहा करते थे, ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे। ऐसे कुछ लोग। क्या बात जी। इतने मायूस हमेशा तो न थे,
इतने मायूस हमेशा तो न थे, हम भी पुरजोश हुआ करते थे। हम भी ठोकर में जहां रखते थे, हम भी ठोकर में जहां रखते थे, तब कहाँ होश हुआ करते थे। क्या बात। ये जवानी के दौर की बातें कर रहे हैं, आप अभी भी जवान हैं। बिल्कुल। हाँ, ये मुझे कहना चाहिए था। और बात पे अपनी रहा करते थे, बात पे अपनी रहा करते थे, लोग पुरकौल हुआ करते थे। पुरकौल हुआ करते थे। इतने बेहिस कहाँ थे लैला ओ कैस, इतने बेहिस कहाँ थे लैला ओ कैस, प्रेम के रोग हुआ करते थे। क्या बात। हाथ में फिर ना हिना लगती थी, हाथ में फिर ना हिना लगती थी, उम्र के सोग हुआ करते थे। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। ये मुकर्रर कर दीजिए। हाँ, है ना। हाँ, बहुत। हाथ में फिर ना हिना लगती थी, उम्र के सोग हुआ करते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया मैडम। इश्क था एक इबादत जैसे, इश्क था एक इबादत जैसे, रांझे के जोग हुआ करते थे। क्या बात है, क्या बात है। और मक्ता देखिए कि थे सुखन ऐसे जमाने भी कभी, थे सुखन ऐसे जमाने भी कभी, गालिब व जोक हुआ करते थे। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे दोस्तों, ये देखा आपने। और सारा रुतबा, सारा हौसला, सारा जोश अभी बाकी है, लेकिन हाँ, शायरी की मजबूरी है। मक्ते और मतले और काफिए के चक्कर में हुआ करते थे, पर आज भी है। जी। दोस्तों, हमारे बीच हैं सखी जी, और आपसे परिचय इनका है ही। ये 270वां एपिसोड कर रही हैं, तो 270 बार आप इनको देख चुके हैं, लेकिन आज वो वक्त है जब हम सखी जी से भी कुछ सुनना चाहते हैं, तभी हमारी ये महफिल पूर्णता की तरफ जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे बहुत विनम्र एक शर्त पे डॉक्टर साहब, आप मेरी स्माइल का ध्यान रखेंगे। मेरे बुढ़ापे में मेरे दांतों का, मेरी स्माइल का आप ख्याल रखें कि दांतों से भी खूबसूरती और स्माइल और शायरी थोड़ी और बाकमाल हो जाती है। बहुत शुक्रिया। हम सुनना चाहते हैं आपकी कविता। जी जी, विमल साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप तो अंदाज से वाकिफ़ हैं, बगैर हंसी के तो कोई बात होती ही नहीं है हमारी। और चलिए, आज एक कविता रुमाल पर हाजिर है आपके लिए। रुमाल अपने पास रख लीजिए, हो सकता है रोना आ जाए, आंसू पोंछने पड़ जाए, क्योंकि कविता का शीर्षक भी रुमाल है। मैं बरामदे से बाहर अब तक नहीं आई, लेकिन मैंने रुमाल निकाल लिया है। ध्यान चाहते विमल जी। मुद्दत बाद आज यादों की अलमारी खोली, मुद्दत बाद आज यादों की अलमारी खोली, तुम्हारी दी सारी निशानियां टटोली, तुम्हारी दी सारी निशानियां टटोली, जो एक अरसे से बंद पड़ी थी भूतकाल के खंडर हुए एक कोने में, जो एक अरसे से बंद पड़ी थी भूतकाल के खंडर हुए एक कोने में। वक्त की धूल में दबी पड़ी सभी निशानियां थी सुरक्षित, वक्त की धूल में दबी पड़ी सभी निशानियां थी सुरक्षित, जो नहीं खाई थी समय के दीमक ने, जो नहीं खाई थी समय के दीमक ने, मिली मुझे आज भी ज्यों की त्यों, मिली मुझे आज भी ज्यों की त्यों। आसमानी रंग की वो चिट्ठी, आसमानी रंग की वो चिट्ठी, उस चिट्ठी के चारों कोने जो भरे थे इश्क की इबारत से, उस चिट्ठी के चारों कोने भरे थे जो इश्क की इबारत से। पढ़ा जा सकता था जिसे उल्टा सीधा आड़ा तिरछा, शब्दों की भरमार थी जैसे कलकत्ता के लोकल स्टेशन की सवारी पल भर में चढ़ जाती है ट्रेन में। सुंदर। जैसे कलकत्ता के लोकल ट्रेन की सवारी पल भर में चढ़ जाती है ट्रेन में, ठीक वैसे ही ढो लेती है चिट्ठी भी सारा भार दिल का उसी तरह, सारा भार दिल का उसी तरह। और एहसास से खचाखच भरी, एहसास से खचाखच भरी ये आसमानी चिट्ठी, जिसमें चिपका हुआ था एक सुनहरी गुलाब, जिसमें चिपका हुआ था एक सुनहरी गुलाब, जो इतिहास का साक्षी था, बता रहा था कभी था सुर्ख मैं भी, जो कभी था सुर्ख मैं भी। एक नक्काशीदार लकड़ी के बक्से में था और भी बहुत कुछ, एक नक्काशीदार
लकड़ी के बक्से में था और भी बहुत कुछ। हरे कांच की 4 चूड़ियाँ, हरे कांच की 4 चूड़ियाँ जो रखी थी, हरे कांच की 4 चूड़ियाँ रखी थी, वो जो पहनाई थी तुमने अपने हाथों से लेकर ठेले वाले से, और ठेले वाला घूर रहा था, तुम हंस रहे थे और मैं शर्मा रही थी। क्या बात है। हरे रंग की वो 4 चूड़ियाँ, हरे रंग की वो 4 चूड़ियाँ आज भी, हरे रंग की वो 4 कुंवारी चूड़ियाँ आज भी कुंवारी हैं। हरे रंग की वो 4 चूड़ियाँ आज भी कुंवारी हैं। और हाँ, एक नग वाली अंगूठी जिसका जरकन आज भी दमक उठा, एक नग वाली अंगूठी जिसका जरकन आज भी दमक उठा, दुपट्टे के पल्लू से पहुँचते ही। वो अंगूठी, और वो अंगूठी छोटी हो गई है जो तुमने दी थी, वो अंगूठी छोटी हो गई है जो तुमने दी थी, या यूं कहूँ कि अब कम सिन नहीं मेरे हाथ हो गए हैं जरा बड़े, हो गए हैं जरा बड़े। और हाँ, वो माला भी है, हाँ वो माला भी रखी है लाल रंग की जो कुल्लू के मेले से लाए थे तुम मेरे लिए। हाँ, वो माला भी रखी है जो कुल्लू के मेले से लाए थे तुम मेरे लिए। मिला बहुत कुछ, मिला बहुत कुछ यादों की अलमारी में दबा, खूबसूरत पल दबे पाँव उतर आए मेरे सामने, खूबसूरत पल दबे पाँव उतर आए मेरे सामने। तुम्हारी तमाम बातें, मिलने बिछड़ने के तमाम किस्से याद आए तो आंखें भर आई मेरी। तुम्हारे मिलने के तमाम किस्से, बिछड़ने मिलने के तमाम किस्से मेरे आँखों के आगे आए तो आंखें भर आई मेरी। अचानक नज़र पड़ी तह करके रखे एक रेशमी रुमाल पर, अचानक नज़र पड़ी तह करके रखे एक रेशमी रुमाल पर, जिस पर बना था दिल और एक कोने में लिखा था आई लव यू, और एक कोने में लिखा था आई लव यू। मैंने मुस्कुराते हुए रुमाल उठाया, उस रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए बस यही कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या बात है दोस्तों, पूरी कहानी है। हाँ, कविता में कहानी है जी दोस्तों, यही होती है कविता, पूरी तस्वीर उभर जाती है, बक्सा भी दिखता है, सामान भी दिखता है, महबूब की निशानियाँ भी दिखती हैं, और भूतकाल जो है वर्तमान में तब्दील हो सामने आ खड़ा हो जाता है। ये होती है मोहब्बत की निशानियाँ, और ये मुशायरे की सारी निशानियाँ आप देर तक देखेंगे। जी हाँ, राजेश जी, दर्शना जी, विमल जी और विंदर जी, सभी का धन्यवाद कर देती हूँ आप सभी की ओर से। आप आए और खूबसूरत रचनाएं सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, बहुत जल्द एक और महफिल लेकर लौटेंगे, और जाते जाते यही कहेंगे कि किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार इसी तरह दीजिएगा। जल्द लौटेंगे, और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।